कुछ इसी तरह आज जनरल को सलामी दी गई। सबसे पहले बात करेंगे जनरल को आखिरी सलाम की। जी हां, जनरल को के पार्थिव शरीर को आज उनके घर पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। आइए आपको दिखाने जा रहे हैं कौन कौन पहुंचा जनरल के अंतिम दर्शन के लिए और किसने क्या कहा। इनमें बहुत बड़े लोग जिसमें गृह मंत्री अमित शाह खुद शामिल थे। इसके अलावा आपको बताएं योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे, इसके साथ ही रक्षा मंत्री पहुंचे थे। ये सब लोग जनरल को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। जरा हम फ्लोर ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे कि आखिर जनरल को आखिरी विदाई देने के लिए, आखिरी सलामी के लिए कौन कौन पहुंचा था, वो जरा हम दिखाएंगे और किसने क्या कहा वो हम आपको बताते हैं। सभी लोग जिन्होंने यहां ट्रिब्यूट दिया, जनरल को अंतिम विदाई दी, उसके बाद वो निकलकर बाहर आए और उन्होंने वो ट्वीट ग्राफिक्स अगर मैं जल्दी से दिखाऊं दर्शकों को कि किसने क्या ट्वीट किया, ये आपके सामने। जनरल रावत, अमित शाह ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और लिखा जनरल रावत वीरता और साहस का प्रतीक थे। इसको मूव करेंगे आगे। उन्होंने आगे लिखा उन्हें इतनी जल्दी खोना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मातृभूमि के प्रति उनकी प्रतिबद्धता हमेशा हमारी यादों में रहेगी। राजनाथ सिंह भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे थे। राजनाथ सिंह ने कहा जनरल रावत ने अपनी जिंदगी देश को समर्पित कर दी और सुरक्षा में पूरी तरह से समर्पित कर दी। राजनाथ सिंह के अलावा इसको मूव करेंगे, उन्होंने आगे लिखा उनके पराक्रम, वीरता और देशभक्ति को देश सदा याद रखेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा पूरा देश आपकी वीरता, शौर्य और देश के प्रति समर्पण का सदैव ऋणी रहेगा। जय हिंद। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कामराज रोड पहुंचे। उन्होंने कहा सीडीएस जनरल बिपिन रावत और पत्नी को भावभीनी श्रद्धांजलि। बेटी कृतिका और तारिणी से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया। पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने कहा, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी का ओजस्वी मुख व सरल स्वभाव हमेशा हमारी स्मृतियों में जीवंत रहेगा। एक महान राष्ट्रभक्त, समर्पित सैनिक और उत्तराखंड के अभिभावक को सादर अंतिम नमन। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री, भी अंतिम विदाई के लिए पहुंचे, श्रद्धांजलि दी। अरविंद केजरीवाल ने लिखा जनरल रावत भारत माता के बहादुर सपूत थे। उन्होंने लिखा परम पिता परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। ईश्वर से प्रार्थना है कि परिवार को इस क्षति से उबरने की शक्ति प्रदान करें। आइए अब आपको सुनवाता हूं जो राजनेता वहां पहुंचे थे, जिसमें रविशंकर प्रसाद थे, निर्मला सीतारमण थी, क्या कहा उन्होंने, सुनिए जरा। जनरल रावत के प्रति देश में सहानुभूति हुई है, देश ने पीड़ा का एहसास किया है। वो यही इस बात का संकेत है कि जनरल रावत ने अपनी साहस, अपनी बहादुरी से देश के आम लोगों के दिल में जगह बनाई थी। मैंने महसूस किया है कि वो जितने विशेषज्ञ थे सैन्य सुधारों के, एक सैनिक के रूप में, जनरल के रूप में, सीडीएस के रूप में, उतना ही वो एक सामान्य व्यक्ति थे। जो जिससे मिलते थे लगता था बस उसी की तरह है। एक फौजी परिवार से खुद होने के नाते मैं समझ सकती हूँ कि आज आर्म्ड फोर्सेस के ऊपर क्या बीती है जब उनके चीफ और उनके दूसरे साथी एकदम ऐसे जाते हैं। देश ने एक बहादुर सेनानी और एक योग्य सेनापति को खोया है। यह निश्चित रूप से ऐसी क्षति है जिसकी निकट भविष्य में भरपाई करना बहुत मुश्किल है। चीन के मामले हों चाहे पाकिस्तान के मामले हों, हर मोर्चे पर उन्होंने डटकर मुकाबला किया। कि एक अच्छे सैनिक को हमने गुमाया, जो ये देश के लिए भी बहुत बड़ा संकट है। और आइए आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे उनकी अंतिम यात्रा निकली। पहली तस्वीर मैं दिखाऊंगा अंतिम यात्रा की। ये स्थिति थी, ऐसे निकली उनकी अंतिम यात्रा। सैकड़ों हजारों का हुजूम था। दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा मैं आपको, बरार स्क्वायर पहुंची और शोक धुन के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें अंतिम विदाई दी गई। आइए आपको दिखाने जा रहे हैं किस तरह से उन्हें पूरे मिलिट्री ऑनर के साथ यह विदाई दी गई। देखिए जरा, बाकायदा सेना की तीनों सेना यानी थल सेना, नभ सेना और जल सेना, तीनों सेनाओं के जवान उसमें मौजूद थे। सैन्य सम्मान में
800 जवान मौजूद रहे सैन्य सम्मान के दौरान। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के 6 अफसर तिरंगा लेकर चले इस पूरी यात्रा के दौरान। 12 ब्रिगेडियर स्तर के अफसर तैनात रहे। इसके अलावा तीनों सेनाओं के बिगुल बजे उस दरमियान, जो मैंने आपको सुनाया। शोक धुन बजाई गई और 17 तोपों की सलामी दी गई। हाई रैंक अधिकारियों को 17 तोपों की सलामी दी जाती है। तीनों सेनाओं के चीफ को यह सलामी दी जाती है। सीडीएस का पद नया है और सेना से जुड़ा है, इसलिए 17 तोपों की सलामी दी गई इस दौरान। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं, जब वहां अंतिम विदाई के बाद बरार स्क्वायर पहुंचा तो जनरल की बेटियां जो वहां मौजूद थीं, कृतिका और तारिणी, उन्होंने मुखाग्नि दी। ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बेटियों के लिए बहुत मुश्किल वक्त था, बेटियों ने मुखाग्नि दी। आइए आपको बताते हैं कि कैसे जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी अग्नि से मुखाग्नि तक साथ रहे। देखिए जरा, दोनों बेटियां जनरल रावत, पत्नी मधुलिका पंचतत्व में विलीन हो गए। मूव करेंगे इसे। दोनों के पार्थिव शरीर एक साथ रखे गए थे। बेटी कृतिका तारिणी ने मुखाग्नि दी उन्हें, और दोनों को साथ मुखाग्नि दी गई। अग्नि के फेरों से मुखाग्नि तक दोनों साथ रहे। आपको बताऊं, 14 अप्रैल 1986 को दोनों की शादी हुई थी। मध्य प्रदेश के शहडोल की रहने वाली थी मधुलिका जी। ग्वालियर के सिंधिया स्कूल से उन्होंने पढ़ाई लिखाई की थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उसके बाद पढ़ाई की, और पिता मृगेंद्र सिंह कांग्रेस के विधायक थे। शादी के वक्त जनरल रावत कैप्टन हुआ करते थे, आपको बताऊं, और दिल्ली में ही दोनों की शादी हुई थी। दिल्ली में ही दोनों का अंतिम संस्कार भी हुआ। आखिरी वक्त तक भी दोनों साथ थे। तो ये मैंने आपको दिखाया कि आखिर किस तरह से उन्हें अंतिम विदाई दी गई, लेकिन वहां हजारों लोगों का हुजूम था। जो लोग वहां थे वो क्या कह रहे थे, जरा उन्हें एक बार सुनिए। सेना में जब से भर्ती हुए तब से लगातार देश की सेवा करते रहे। ऐसे देशभक्त, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, ऐसे जाबाज वीर का मिलना बहुत मुश्किल है। शेर कभी मरते नहीं हैं, वो सभी के दिलों में जिंदा रहते हैं। अब भीड़ को देख ही सकते हैं। ऐसी भीड़ शायद नेताओं के उसमें होती थी, शायद आज किसी फौजी के उसमें इतनी भीड़ हुई होगी, क्योंकि वो लोगों को दिल से जोड़ देते हैं। बिल्कुल यकीन करना मुश्किल है, क्योंकि एक जाबाज हमारे देश के जो सेना अध्यक्ष थे वो आज हमारे बीच में नहीं है। ये दुख पूरे देश को है और ये बहुत बड़ी अपूर्णीय क्षति हमारे देश के लिए है। बहुत कुछ किया है, उनको याद करके बहुत दुख हो रहा है बस। मुश्किल हो रहा है ये भी सोचना कि ऐसा कुछ दुर्घटना हो गई है, और जो भी देश का हमारा नुकसान हुआ वो ऐसा लगता नहीं कभी भरपाई होगी। जनरल बिपिन रावत जी अमर रहे। जनरल बिपिन रावत जी अमर रहे। और संवेदनशील पब्लिक है, इसलिए यहाँ पे खड़ी है। देशभक्त है, राष्ट्रभक्त भी हैं, और वो संवेदना, वो सेंटिमेंट्स इतने ज़्यादा इकट्ठे हो रखे हैं कि लोग पैदल भी यहाँ तक पहुँचे और इंतजार कर रहे हैं। उनकी क्षति तो पूरी कोई भी नहीं कर सकता, बस हमें होप करनी है आगे कि आने वाली जनरेशन में ऐसे हमारे जवान पैदा हों जो कि देश का नाम रोशन कर सके। तो बिपिन रावत के साथ उनके एक ब्रिगेडियर भी थे, ब्रिगेडियर लिड्डर। वो तस्वीरें दिखाऊं, उन्हें भी आज अंतिम विदाई दी गई। ब्रिगेडियर लिड्डर जो कि खुद जनरल रावत के डीए थे, और उनकी बेटी ने मुखाग्नि दी। आइए आपको दिखाते हैं दूसरी तस्वीर, उनकी पत्नी की तस्वीर मैं दिखाने जा रहा हूं। जिस तिरंगे में उनका पार्थिव शरीर पहुंचा था, उस तिरंगे को पत्नी को दिया गया। पत्नी ने उसे सिर से लगा लिया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और इसी तरह मैं आपको बताऊं, जितने लोग इस हादसे में शहीद हुए हैं, उन सब ने अपने अपनों को, उनके अपने बहुत से हैं जिन्हें वो अपने पीछे छोड़ गए। आइए आपको बताने जा रहा हूं कौन कौन है। देखिए जरा, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, इनकी भी इस हादसे में मौत हो गई। ये 3 बहनों में इकलौते भाई थे पृथ्वी सिंह चौहान। 2007 में वृंदावन में इनकी शादी हुई थी। 12 साल की बेटी और 9 साल का बेटा है इनका। पीएस चौहान आगरा के रहने वाले थे। 2000 में वायुसेना में शामिल हुए थे और
माता पिता की इकलौती संतान थे स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह। 2 साल पहले ही कुलदीप की शादी हुई थी और राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले थे कुलदीप। पिता नौसेना में थे, बहन भी नौसेना में हेलीकॉप्टर के को-पायलट थे स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह। इसके अलावा नायक गुरसेवक सिंह भी उस वक्त उस हेलीकॉप्टर में मौजूद थे। सीडीएस के सुरक्षा दस्ते में थे गुरसेवक सिंह। पंजाब के तरन तारण के रहने वाले थे और इनकी मां का निधन हो चुका है कुछ वक्त पहले। पिता बुजुर्ग हैं जो घर पर रहते हैं, अपने पीछे अपने पिता को छोड़ गए। नायक जितेंद्र कुमार सीडीएस के सुरक्षा दस्ते में थे जितेंद्र भी, और मध्य प्रदेश के सीहोर के रहने वाले थे। 2011 में ही थल सेना में भर्ती हुए थे जितेंद्र। मां पिता पहले से बहुत बीमार हैं और जितेंद्र कुमार की 2014 में ही शादी हुई थी। 4 साल का बेटा और 1.5 साल की बेटी भी है उनकी। आइए, तो ये वो लोग हैं जो अपने पीछे घर में बहुत से लोगों को छोड़ गए हैं, जिनके दरमियान ये हमेशा रहेंगे, इनकी यादें रहेंगी। लेकिन जनरल बिपिन रावत भी न सिर्फ देश के लोगों के जहन में बल्कि दुनिया भर में जिन लोगों से भी बिपिन रावत मिले हैं उनको अपना मुरीद बना लिया। बिपिन रावत के जाने की खबर सुनने के बाद आइए आपको बताने जा रहे हैं विदेशी मीडिया क्या कह रहा है, विदेशी मीडिया क्या लिख रहा है, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूं वॉशिंगटन पोस्ट ने क्या लिखा है। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है जनरल रावत ने चीन को भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है जनरल ने चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना को बाइडेन प्रशासन के करीब खींच लिया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट हांगकांग के अखबार ने लिखा है जनरल ने पाकिस्तान में 2 स्ट्राइक की। उसने लिखा मैं महत्वपूर्ण भूमिका, 2 स्ट्राइक में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जनरल रावत ने। लद्दाख में चीन को करारा जवाब दिया। यह विदेशी मीडिया लिख रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा है, जनरल रावत ने भारतीय सेना में महत्वपूर्ण बदलाव किए। जनरल रावत का जाना भारत के लिए एक बड़ा झटका है। अल जजीरा ने लिखा म्यांमार में घुसकर जनरल रावत ने स्ट्राइक की थी। कश्मीर और चीन सीमाओं पर उन्होंने भारत को मजबूती दी है। डॉन, पाकिस्तान के अखबार डॉन ने लिखा जनरल रावत ने कश्मीर और चीन सीमा पर भारतीय सेना का नेतृत्व किया। डेली मेल ने लिखा पहला सीडीएस बनकर तीनों सेना में तालमेल बनाया जनरल रावत ने। म्यांमार में आतंकवाद विरोधी अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जनरल रावत ने। और डेली मेल ने लिखा कि म्यांमार में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया सीडीएस जनरल रावत ने। लेकिन इतना ही नहीं, जनरल रावत की बात इसीलिए पूरी दुनिया नहीं कर रही है क्योंकि पूरी दुनिया में बहुत से दुश्मन जो हैं वो भी खौफ खाते रहे जनरल रावत से। आपको दिखाऊंगा मैं जनरल रावत से कैसे चीन खौफ खाता है। फुल स्क्रीन जरा ये तस्वीरें लें तो मैं दिखाऊं दर्शकों को कि कैसे जनरल रावत से क्यों डरता था ड्रैगन। आपको वजह बताने जा रहा हूं। तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं लेकिन वजह दिलचस्प है क्योंकि जनरल रावत ने कैसे नाको चने चबवा दिए चीन को, वो आपको दिखाने जा रहा हूं। आइए देखिए जरा कि आखिर जनरल रावत ने ऐसा क्या किया कि चीन भी खौफ खाने लगा। यहां ग्राफिक्स दिखाऊंगा जल्दी से मैं, और देखिए यह है वजह। 2017 में आपको बताऊं कि डोकलाम में चीन को पीछे ढकेल दिया था जनरल रावत ने। 73 दिनों तक चीन से विवाद चलता रहा। भारत और चीन की सेना आमने सामने थी उस दौरान। जनरल बिपिन रावत तब सेना के प्रमुख हुआ करते थे। चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जनरल रावत ने। 2020 में लद्दाख में चीन ने उकसावे की कार्रवाई की थी, आपको याद होगा, और रावत ने इससे निपटने के लिए बाकायदा कोर ग्रुप बनाया। पूर्वी लद्दाख में चीन के तेवर नरम पड़ने लगे और रावत ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की हर साजिश से वो वाकिफ थे और चीन की धमकियों की परवाह नहीं की उस दौरान जनरल रावत ने, और चीन को पाकिस्तान से बड़ा खतरा बताया था उस दौरान। तो आइए अब आपको सुनवाते हैं, देखिए जरा जनरल रावत ने किस तरह उस दौरान भी चीन को सख्त लहजे में जवाब दिया था। सुनिए जरा। The situation along the line of actual control in eastern Ladakh remains tense, and the PLA is facing unanticipated consequences of its misadventure in Ladakh because of the Indian Defence Forces' firm and strong response
Our posturing is unambiguous. We will not accept any shifting of the line of actual control. तो चीन की बात हो गई। आइए अब आपको बताने जा रहे हैं पाकिस्तान क्यों खौफ खाता था जनरल रावत से। तो देखिए जरा ये वजह। फरवरी 2019 में पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान में घुसकर आतंकी कैंपों को तबाह किया। इस रणनीति का हिस्सा थे थल सेना के प्रमुख थे उस वक्त जनरल बिपिन रावत। उरी में सेना के कैंप पर हमले के बाद पलटवार किया। 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया गया और पाक में आतंकी कैंपों को नेस्तो नाबूद कर दिया। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाक बुरी तरह से घबरा गया था। सर्जिकल स्ट्राइक के चाणक्य माने जाते थे रावत। जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन ऑल आउट भी जनरल रावत के जरिए चलाया गया। पाकिस्तान प्रायोजित आतंक की पूरी तरह से कमर तोड़ दी थी जनरल रावत ने। आइए आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा पाकिस्तान को कैसे चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी जनरल रावत ने। सुनिए जरा। Surgical strikes post Uri terror attack and the Balakot air strikes have delivered a strong message that it no longer enjoys the impunity of pushing terrorists across the line of control under the nuclear bogey. आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, आने वाले वर्षों में इस तरह। और आइए अब आपको बताने जा रहे हैं, ये तो बात हो गई कि कैसे चीन और पाकिस्तान पर नकेल लगाई, लेकिन अब बात हेलीकॉप्टर क्रैश की। सभी और पूरा देश जानना चाहता है कि उसका इन्वेस्टिगेशन कहां पहुंचा। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस हेलीकॉप्टर के क्रैश को लेकर बहुत सी अफवाहें उड़ रही हैं, बहुत से सवाल उठ रहे हैं, बहुत सी खबरें चल रही हैं। आइए अब आपको बताते हैं, इसके लिए बाकायदा वायुसेना को ट्वीट करके जवाब देना पड़ा। भारतीय वायुसेना ने क्या कुछ लिखा है आपको दिखाने जा रहे हैं, देखिए जरा। भारतीय वायुसेना ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा, हादसे की जांच के लिए ट्राई सर्विस कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन हुआ है। उन्होंने लिखा, यह जांच जल्द पूरी होगी और जो भी तथ्य होंगे देश के सामने वो तथ्य, वो फैक्ट रख दिए जाएंगे। तब तक दिवंगत लोगों की व्यक्तिगत गरिमा का ख्याल रखें, किसी भी तरह की कयासबाजी से बचें, यह कहना है भारतीय वायुसेना का। तो आइए अब आपको बताता हूं कि आखिर वायुसेना, भारतीय वायुसेना को यह क्यों कहना पड़ा कि इन अफवाहों से, इन सवालों से बचें जो कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पर। दरअसल आइए आपको बताएं किस तरह के सवाल, मनगढ़ंत कहानियां चल रही हैं सोशल मीडिया पर। कुछ भी लिखा जा रहा है, लोग कह रहे हैं हेलीकॉप्टर हादसे का नहीं, साजिश का शिकार होने का दावा किया जा रहा है। सेना के कई रिटायर्ड अफसरों ने हादसे पर सवाल उठा दिए। ताइवान के मिलिट्री चीफ के विमान हादसे का भी जिक्र किया गया उस दौरान, और सोशल मीडिया पर कई एक्सपर्ट्स ने दोनों घटनाओं को साथ में जोड़ दिया। हेलीकॉप्टर क्रैश के पीछे चीन का हाथ होने का शक जता दिया है, और क्योंकि जनरल रावत चीन को मुंहतोड़ जवाब देते थे, इसलिए इस तरह के स्पेकुलेशन हो रहे हैं। ताइवान के मिलिट्री चीफ का रुख चीन पर सख्त था, और आपको बताऊं रिटायर्ड ब्रिगेडियर ने एलटीटी की साजिश का भी शक जता दिया है। यानी इस तरह की कहानियां बनाने वालों की कमी नहीं है, और इसी पर विराम लगाने के लिए भारतीय वायुसेना ने यह कहा है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर कैसे जांच आगे बढ़ेगी, जांच टीम कैसे उस जगह पर पहुंची। ये देखिए तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, इसी जगह पर हादसा हुआ था, जांच टीम वहीं मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। रोज टीम वहां पहुंच रही है और अपनी जांच और अपनी पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। कौन जांच कर रहा है उनकी तस्वीर जरा मैं दिखाऊं, देखिए जरा। ये है मनविंदर सिंह। मनविंदर सिंह कौन है, इनके बारे में इनका तारुफ बताते हैं, यही इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट करेंगे, कैसे सच सामने आएगा। बड़ा सवाल यह है, मनविंदर सिंह के सामने बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कहानियां बहुत सी निकलकर सामने आ रही हैं, और उनके लिए जांच के बाद सच सामने रखना और पूरे देश के सामने सच रखना है उन्हें। आइए आपको बताते हैं कि कौन है मनविंदर सिंह, कैसे जांच आगे बढ़ेगी और आगे क्या करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मनविंदर सिंह साहब, एयर मार्शल मनविंदर सिंह जांच कर रहे हैं, जिनकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई। एयर मार्शल मनविंदर सिंह खुद भी एक पायलट है, इंस्पेक्शन और सेफ्टी से जुड़े विषय में भी खासी महारत हासिल है। जांच टीम में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स शामिल है, यानी तीनों सेनाएं शामिल हैं। क्रैश साइट का इन्वेस्टिगेशन शुरू हो चुका है।
हेलीकॉप्टर का छोटे से छोटा मलबा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है, इसीलिए बार बार इन्वेस्टिगेशन टीम पहुंच रही है। मलबे से हेलीकॉप्टर के हादसों की वजह का पता चलेगा। पता यह चलेगा कि उड़ान के दौरान कुछ हुआ या फिर टक्कर हुई। पता यह चलेगा मलबा अगर दूर मिला तो मतलब है गड़बड़ पहले हो गई थी। यह इन्वेस्टिगेशन के बाद इस तरह से तारों को जोड़ा जाएगा। अगर मलबा नजदीक मिला है तो मतलब है टक्कर के बाद यह हादसा हुआ। मेन बॉडी का हिस्सा अगर बाहर की तरफ खुला मतलब विस्फोट हुआ, और अगर कोई हिस्सा चपटा है तो इसका मतलब बाहरी टक्कर से हादसा हुआ होगा। यह तरीके हैं इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के। रिकंस्ट्रक्शन, फोटो वीडियो की जांच, चश्मदीदों से भी सच का पता चलेगा। अगर क्रू मेंबर बचा है तो उससे भी डिटेल जानकारी ली जाती है। उड़ानों का डेटा और मेंटेनेंस डेटा की जानकारी ली जाती है। ये सारी चीजों के जरिए जांच आगे बढ़ती है। आइए अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूं वो वीडियो, जरा देखिए। आज उस चश्मदीद, आपने एक वीडियो देखा होगा जनरल रावत के हेलीकॉप्टर के हादसे के बाद, एक लौता वीडियो सामने आया था जो आज जरा मैं वीडियो दिखाऊं। ये जो आप देख रहे हैं, ये जो वीडियो देख रहे हैं, इसका चश्मदीद सामने आ गया है। चश्मदीद जिसने ये वीडियो बनाया वो क्या कह रहा है उसको सुनवाऊंगा। पहले वीडियो देखिए, इस वीडियो में आपको क्या नजर आ रहा है और जिस शख्स ने वीडियो बनाया वो क्या कह रहा है, जरा उसे भी सुनिए। ஊட்டி போயிட்டு இருக்கும்போது கட்டேரிங்கிற இடத்துல அந்த ரயில்வே ட்ராக் இருந்ததுங்க. அந்த ரயில்வே ட்ராக்கில் நாங்கள் ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க. வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு மேலே ஒரு ஹெலிகாப்டர் பறக்கிற மாதிரி நல்லா சவுண்டாக இருந்ததுங்க அந்த ஹெலிகாப்டர். அதை ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்தார். எடுத்து ஒரு 2 செகண்டு போய் ஒரு மரத்தில் போய் அடித்து அப்படியே கீழே விழுந்தது. तो आपने सुना जिसने वीडियो बनाया। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं, ये बॉक्स रिकवर हो गया है जिसे आप ब्लैक बॉक्स के नाम से जानते हैं। कल ये रिकवर हुआ था। ये जो सफेद कपड़े में लेकर जा रहे हैं इसी को ब्लैक बॉक्स कहते हैं, लेकिन ये सफेद होता नहीं है। दूसरी तस्वीर जरा मैं दिखाऊं, ये है ब्लैक बॉक्स की असली तस्वीर। ये इस रंग का होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है ये ब्लैक बॉक्स, लेकिन इसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं ये होता क्या है और उसके बाद ये बताऊंगा कि अब तक की जो जांच सामने आई है इसमें क्या क्या निकल कर आया है। देखिए जरा, आपको दिखाने जा रहा हूं ये ब्लैक बॉक्स क्या होता है। ये जो आप देख रहे हैं ये नारंगी रंग का होता है, इसे कहते ब्लैक बॉक्स है। ये एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है, यानी इसमें रिकॉर्डर होता है, रिकॉर्डिंग करता है। इसे फ्लाइट रिकॉर्डर भी कहते हैं, यानी फ्लाइट में लगा होता है तो फ्लाइट रिकॉर्डर कहते हैं। टाइटेनियम के एक बक्से के अंदर बंद करके रखा जाता है इसे, जिससे इसे नुकसान ना हो। इसका रंग ब्लैक नहीं ऑरेंज होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके 2 हिस्से होते हैं, इन हिस्सों के बारे में आप जानिए। 2 हिस्से कौन से हैं? पहला हिस्सा जिसे आप FDR कहते हैं, यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR। दूसरा हिस्सा CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर FDR फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर क्या करता है? 80 गतिविधियों को रिकॉर्ड करता है। 25 घंटे की, थोड़ी बहुत नहीं, 25 घंटे का स्टोरेज इस FDR में यानी फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर में होता है। इसमें क्या होता है? हवा की स्पीड रिकॉर्ड कर सकता है ये। इसके अलावा ऊपर जाने की स्पीड रिकॉर्ड करता है, हेलीकॉप्टर कितना ऊपर चला गया। न सिर्फ इतना बल्कि CVR यानी कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, कॉकपिट में जो बातें हो रही हैं वो कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर रिकॉर्ड करता है। यानी हेलीकॉप्टर के अंदर पायलटों की आपसी बातचीत, पैसेंजर जो बैठे थे, अगर जनरल बिपिन रावत ने कुछ बात की है तो वो CVR में रिकॉर्ड हो गई होगी, जिसे आप कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर कहते हैं। पायलटों की आपसी बातचीत इसमें रिकॉर्ड होती है। आइए अब आपको बताने जा रहा हूं कि इस पूरी जांच में आखिर क्या क्या निकल कर सामने आया है, जो खुद मार्शल मनविंदर सिंह कर रहे हैं। उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में जांच हो रही है। पहली बड़ी खबर यह है कि हेलीकॉप्टर ने ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को उतरने की जानकारी दी थी, यानी सब कुछ सामान्य चल रहा था। 7 मिनट पहले तक 12:15 पर लैंड होना था, 12:08 तक सब कुछ ठीक था। इस 7 मिनट में क्या हुआ? आखिरी बातचीत में लैंडिंग की जानकारी दी, यानी वो भी उसमें दर्ज है। किसी तरह की गड़बड़ी यानी कोई परेशानी, कोई गड़बड़ी की बात नहीं सामने आई है। कोई इमरजेंसी कॉल भी नहीं आया, यानी अगर तकनीकी खराबी थी, मौसम खराब था तो किसी तरह का कोई डिस्ट्रेस कॉल जाता है वो भी नहीं आया।
7 से 8 मिनट में लैंडिंग होनी थी। 12:08 पर संपर्क टूटा ऐसा कहा गया और 12:15 पर लैंडिंग होनी थी। 7 मिनट के दरमियान क्या हुआ यह इंपॉर्टेंट है। मौसम पूरी तरह से साफ था। वहां मौजूद लोग ये कहते हैं, न सिर्फ वो लोग बल्कि जो इन्वेस्टिगेशन करने गए वो ऐसा कहते हैं। सूत्रों से यह जानकारी हमें मिल रही है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी भी आगे बढ़ रहा है। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। इन्वेस्टिगेशन और जांच में क्या निकल कर आता है पूरी तरह से इसका सबको इंतजार रहेगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।